बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज़ वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर। तो बेसिकली हम इस इंस्ट्रूमेंट से जो कि वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर है, इससे हम मेजरमेंट करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की। मतलब उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, फेरो मैग्नेटिक होते हैं और डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मटेरियल्स का हम इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखते हैं। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को कैरेक्टराइज करने के लिए हम वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर का यूज़ करते हैं। आगे चल के मैं इसमें आपको बताऊंगा जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। उससे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसकी बेसिक थ्योरी जो मैग्नेटिज्म की है वो क्या है। ये टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए शायद नया हो। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट फिजिक्स से इसका जो है ना वो रिलेटेड है। तो आप अपने पास जो है ना वो नोटबुक वगैरह रखें, इसमें कुछ इक्वेशंस हैं, बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है, जो आप जो है ना उसको नोट करते जाएं साथ साथ। तो सबसे पहले हम आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हम उसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। इट इज एक्चुअली अ फोर्स फील्ड दैट इज सिमिलर टू ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल फील्ड्स हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जिंग चार्जेस और या टू मैसेस के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है यूनिवर्स में, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये उन्हीं की तरह की एक फील्ड है जो कि मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम कहते हैं। बिकॉज इन ऑल दीज फील्ड्स, और फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे इनमें चार्जेस और मैसेज होते हैं हमारे पास, तो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ कंटूर्ड स्फीयर्स ऑफ फील्ड होते हैं जो एक सोर्स के गिर्द जो है ना वो सराउंड करते हैं। हमारे पास एक पॉइंट होता है या दो पॉइंट्स होते हैं और उसके गिर्द जो कंटूर्स लाइंस बनती हैं हमारे पास, तो हम कहते हैं कि ये काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। जैसा कि ग्रेविटेशन जो फील्ड है उसमें आपके पास सोर्स ऑफ पोटेंशियल जो है दैट इज मैस, और इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो सोर्स ऑफ पोटेंशियल्स होते हैं और उनके दरमियान इंटरेक्शन होती है। ग्रेविटेशन में टू मैसेस के दरमियान इंटरेक्शन होती है, और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो उसमें टू नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शंस आप स्टडी करते हो। ऑल दीज फील्ड जो मैग्नेटिक भी हो सकती है, ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रिकल, कोई भी फील्ड आप डिटेक्ट करते हो बाय यूजिंग अ प्रॉब। तो द प्रॉब भी सेम ही, फॉर एग्जांपल आप कोई चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए कोई प्रॉब यूज करते हो, तो उस प्रॉब की प्रॉपर्टी भी इज अ काइंड ऑफ चार्ट स्पीशी होनी चाहिए। वो जो प्रॉब है आपका वो भी चार्ट होना चाहिए ताकि वो नेगेटिव या पॉजिटिव पोल्स को या स्पीशीज को डिटेक्ट कर सके। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की मेजरमेंट के लिए जब आप प्रॉब यूज करते हो, तो जो प्रॉब होती है मैग्नेटिक फील्ड की मेजरमेंट के लिए वो भी क्या कहते हैं आप उसको, वो भी मैग्नेटिक ही की एक नेचर या मैग्नेटिक इन नेचर होनी चाहिए वो प्रॉब। The criterion is generally the measurement of force experienced by probe। तो उसी चूंकि उसी नेचर की वो प्रॉब होगी, इलेक्ट्रिकल जैसे या मैग्नेटिक की आप प्रॉब यूज करते हैं, तो वो ज़ाहिर है वो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव या नेगेटिव उसको सेंस करेगा, क्योंकि वो नेचर ही उनकी सेम है, प्रॉब की भी और जिस चीज़ को आप डिटेक्ट कर रहे हैं उसकी भी सेम है। तो द क्राइटेरियन जनरली द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ प्रॉब।
तो ग्रेविटेशन के लिए हम पढ़ते आए हैं कि जो इक्वेशन है दैट इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू masses इज इक्वल टू g which is the gravitation constant mass m1 multiplied by mass m2 divided by r square the square इंटर जो इन दोनों masses के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका जो आप स्क्वायर लेते हैं उसमें डिवाइड करते हैं उसको फोर्स न्यूटन में है जी जो है ना वो कांस्टेंट है 6.67 10⁻⁷ क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम पर सेकंड स्क्वायर है आर जो है डिस्टेंस बिटवीन टू मैसेज है इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है दैट इज एफ इज इक्वल टू के Q1 और Q2 वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं या अगर दो सेम चार्जेस हैं तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं divided by r square k is an electrostatic constant which is equal to 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square अर्ली एग्जामिनेशन जब हम मैग्नेटिक फील्ड की हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो शुरू में साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया इसको तो उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की ओरिजिन है वो जो एंड ऑफ द मैग्नेट्स हैं किसी भी एक बार मैग्नेट है फॉर एग्जांपल जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट्स उनका जो ओरिजिन है वो दैट इज रिलेटेड टू एंड ऑफ द मैग्नेट और इन एंड्स को आप मैग्नेटिक पोल्स का नाम देते हो या दिया गया उस वक्त मैग्नेटिक पोल्स को कहा गया इन एंड ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल के जो दो एंड होते हैं नॉर्थ साउथ पोल जैसे कि आप सब लोग जानते हैं magnetic field is slightly different from another for example electrical या gravitational field क्योंकि आप जो चाहे आपके पास ग्रेविटेशन फील्ड हो या इलेक्ट्रिकल फील्ड की जब आप बात करते हो तो उसमें पोटेंशियल प्रोड्यूसिंग एंटिटी कैन एग्जिस्ट सेपरेटली आप नेगेटिव चार्जेस को या पॉजिटिव चार्जेस को आप अलहदा या एक दूसरे से दूर दूर वो कंटेन कर सकते हो आप सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस एक जगह पे ला के रख सकते हो ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ अवेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस भी हो तो आप कंटेन कर सकते हो जैसे कि ग्रेविटेशन फील्ड की आप बात करें तो मैस m1 को आप अलहदा से कहीं भी जाके आप उसको कंटेन कर सकते हो उसको सेपरेट कर सकते हो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे नहीं होता आपके पास टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक स्पीशीज दे अपेयर टू हैव कपल्ड इन नेचर या आप कह सकते हो कि वो दे कैन नॉट हैव टू पोल्स टू हैव एग्जिस्टेड सेपरेटली तो वो एक दूसरे से आप उनको अलहदा नहीं कर सकते वो इसीलिए उसको आप डाईपोल का नाम देते हो कि वो जो नॉर्थ और साउथ पोल है उनको आप नॉर्थ पोल के लेवल से कंटेन नहीं कर सकते क्योंकि अगर एक नॉर्थ पोल है तो उससे एसोसिएटेड साउथ पोल वो डेफिनेटली होगा ठीक है तो इसमें आप दोनों पोल्स पे लहदा लहदा कोई भी आप देख लें आप जितने भी मैग्नेट्स अवेलेबल होते हैं आप एग्जाम्पल आपने मैग्नेट देखे हों तो उसमें हर एक मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होता है तो ऐसा नहीं होता कि आप अगर उसके उस मैग्नेट को आप तोड़ के उसके छोटे छोटे हिस्से भी कर लें तो हर एक मैग्नेट जो छोटा पीस होगा उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल डेफिनेटली होगा तो आप अलहदा से इन पोल्स को कंटेन नहीं कर सकते अब मैग्नेटिक पोल्स को हम डिफाइन करें कि पोल्स these magnetic poles are actually the fixed points near the end of magnets where all magnetic forces are concentrated तो ये आप कह लें कि एज्यूम किए गए हैं एंड ऑफ द मैग्नेट पे कुछ पॉइंट्स जिनको आप पोल्स कहते हो और मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कंसंट्रेटेड होती है एट दीज टू पॉइंट्स
Strength of the pole is actually a force exerted uh, on it mean on magnet by another pole. ठीक है. एक पोल मैग्नेट का एक पोल पे जो फोर्स exert होता है by another pole इसको आप strength of जितना strong होगा आप कहते हो कि वो पोल का strength जो है ना वो उतना ही strong है या आप कह सकते हो कि वो हाईली मैग्नेटिक इन नेचर है. अ, तो ये सर्च होती गई फिर जॉन मिशेल है इन 1750 उसने कहा कि the attraction or repulsion decreased in proportional to the square of the distance between the poles of the two magnets. तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो इक्वेशंस देखी उन दो मैसेज या दो पोटेंशियल प्रोड्यूसिंग सोर्सेस के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको हमने इक्वेशन फॉर्म में देखा. तो इसी तरह हमारे पास जो मैग्नेटिक पोल्स हैं या मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक फोर्स है उसके लिए भी सेम ही काइंड ऑफ इक्वेशन है. K is again K prime is a constant M1 and M2 यहाँ पे मैसेज नहीं है. M1 and M2 are the strength of the two poles. ग्रेविटेशन के केस में mass M1 था multiplied by mass M2 था और यहाँ पे ये स्मॉल m को हम कहते हैं कि the kind of strength of two poles M1 और M2. K prime is a constant which is equal to 1 in CGS system and 1 by 4 mu naught in MKS system और म्यू नॉट की जो कांस्टेंट है वही कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसको आप परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम कहते हो तो उसकी वैल्यूज 4 × 10⁻⁷ हेनरीज पर मीटर है. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है आप कह सकते हैं काइंड ऑफ एम्पेरिकल इक्वेशन और ये ज़ूम किया गया है कि ये सेम चूँकि फील्ड उसी तरह है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक की तरह लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि आप इनके पोल्स को मैग्नेटिक पोल्स को वो सेपरेटली कंटेन नहीं कर सकते. तो सेम ही इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे भी है मैग्नेटिक फील्ड के लिए या मैग्नेटिक फोर्स फील्ड के लिए जो कि K प्राइम M1 into M2 over R square है. A unit pole is the one that exert a unit pole. हम जनरली जिक्र करते हैं कि जो आपकी जो मैग्नेटिक जो मेजरमेंट है उसमें यूनिट पोल का अक्सर जिक्र होता है. तो वन a unit pole is defined as one that exert a force of one dyne on a similar unit pole 1 centimeter away. तो इसको आप यूनिट पोल कहते हो. इफ ए फोर्स इज रिपल्सिव पोल्स आर अलाइक. सेम नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल दो मैग्नेट्स के वो रिपेल करते हैं नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एंड इफ अट्रैक्टिव दे आर एक्चुअली अनलाइक. Around a pole is a region where it can exert a force on another pole. अगर हर पोल के जो एंड जिसको एंड ऑफ द मैग्नेट है जिसको आप पोल कह रहे हैं उसके जो इर्द गिर्द है एक ऐसा रीजन होता है कि जिसकी वजह से वो अगर वो उसके पास भी और मैग्नेट पड़ा हुआ है तो उसके पोल पे वो अफेक्ट करता है. और इस रीजन को जहाँ पे ये फील्ड कंसंट्रेटेड होती है या इस फोर्स को जिससे वो दूसरे पोल को अफेक्ट करता है इसको आप मैग्नेटिक फील्ड कहते हो. नाउ ईच पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय इंटेंसिटी. जाहिर है जैसे जैसे आप पोल से दूर होते जाते हो मैग्नेट के तो वो उसकी इंटेंसिटी वो डिक्रीज होती जाती है और इस पोल के जो इर्द गिर्द जो फील्ड होती है उस मैग्नेटिक फील्ड की अपनी एक डायरेक्शन होती है. जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में आपने पेपर पे किसी पेपर पे जो अम, जिसको आप आयरन
कि आप पार्टिकल्स रख के तो नीचे अगर उसके मैग्नेट को घुमाते हैं तो वो उसमें वो लाइनें क्रिएट हो जाती हैं। अगर बार मैग्नेट लॉन्गिट्यूडनली आप उस कागज़ के नीचे रखते हो तो उस वो बार के दोनों एंड पे ऊपर से वो लाइनें जो है ना वो क्रिएट हो जाती हैं, तो उनको आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हो। और द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नॉर्थ सीकिंग पोल इज अ कॉमन सेंस कि नॉर्थ सीकिंग पोल इज एक्चुअली द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। उसको आप कहते हो कि जब नॉर्थ की तरफ वो टर्न होता है तो आप उसको नॉर्थ एंड ऑफ मैग्नेट कहते हो। सो द नॉर्थ सीकिंग पोल इज द सेम एज द साउथ पोल ऑफ द प्लैनेट। तो ये सिंपल है। और डायरेक्शन ऑफ, जैसे मैंने कहा कि आप अगर किसी पेपर पे आयरन के पार्टिकल्स रखते हो और उसके नीचे मैग्नेट रखते हो, काइंड ऑफ बार मैग्नेट इस तरीके से रखते हो, तो उनमें इस किस्म की लाइंस आपको नज़र आती हैं। वो जो आयरन पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को जो है ना वो रीअरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट। तो वो लाइनें इस किस्म की होती हैं। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट, तो ये एज्यूम किया गया है कि एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये भी याद करें कि आउटसाइड द मैग्नेट की जो फील्ड की डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और जो इनसाइड ऑफ द मैग्नेट होती है वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि कंटिन्यूस एक जो लाइंस हैं वो कंटिन्यूस होती हैं, तो वो इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ये लाइनें डायरेक्ट होती हैं। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इस इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ भी ये ज़्यादा इंटेंस है, जैसे जैसे आप जो है ना मैग्नेट से दूर होते जाते हो जो लाइंस की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। The unit of magnetic field intensity is Oersted. Oersted most of the time आप यूज करते हो जब मैग्नेटिक मेजरमेंट्स किसी भी सैंपल की कर रहे होते हो। Is actually the force exerted by a field located 1 centimeter from a unit pole. Um, a unit pole से मतलब 1 सेंटीमीटर के फासले पे जब फील्ड एक्सर्ट होती है तो उसको आप ऑस्टेट कहते हैं। तो बेसिकली ये डेफिनेशन भी आप इनको याद कर लें। If a magnet of a pole strength m is brought into an external magnetic field of another magnet, the field exerted by each pole is given by, हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो F इज इक्वल टू एम एच। ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल एच जो है ना वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, कोई बड़ा बहुत बड़ा मैग्नेट आपने रखा हुआ है और वो फील्ड जनरेट कर रहा है, वो जो उसकी डायरेक्शन है वो ये एच की डायरेक्शन आप जिसको देख लें एच की डायरेक्शन है, और आपने एक छोटा सा बार मैग्नेट लिया और उसकी जो पोल की स्ट्रेंथ है दैट इज एम, अगेन प्लस एम और माइनस एम का मतलब ये है कि एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, उस पे ये अप्लाइड फील्ड जो है ना वो अफेक्ट करेगी इसको इस छोटे से बार मैग्नेट को। बड़ा बड़ा मैग्नेट है उससे फील्ड एक उसकी जनरेट हो रही है। अब उसके करीब जब आप लाते हो तो ये फोर्स जो होगी वो एम एच हर एक पोल पे, ये इस पोल पे भी एम एच होगी, एच जो कि अप्लाइड फील्ड है, एम जो कि इस पोल की स्ट्रेंथ है, इस छोटे बार मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है। इसी तरह यहाँ पे भी जो है ना चूंकि वो एक ही डायरेक्शन में वो फील्ड है तो यहाँ पे ये नेगेटिव डायरेक्शन में ये जो है ना वो मूव करेगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मूव करेगा। एम इज द पोल स्ट्रेंथ, ई एम यू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट है, एच इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो कि ओस्टेड में है। तो ये एक हर एक पोल की पे जो फोर्स जो है ना या हर एक पोल जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय एच।
अब द रिजल्ट इज ए कपल हुज टॉर्क, अब हम टॉर्क की तरफ आ जाते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इट विल टेंड टू रोटेट दिस बार मैग्नेट, ये जो स्मॉल बार मैग्नेट आपने रखा हुआ है, इनटू क्लॉकवाइज, और जिस टॉर्क से, जिस फोर्स से ये इसको जो है ना वो रोटेट करने की कोशिश करेगा, या जो टॉर्क ये जो है ना लेगा ये बार मैग्नेट, ये जो घूमेगा क्लॉकवाइज, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L इज इक्वल टू M, विच इज अगेन स्ट्रेंथ ऑफ द पोल, L, स्मॉल l, which is the distance between these two poles, m प्लस और m माइनस, या नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है, उसको हम छोटे स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। h इज द अप्लाइड फील्ड, जिस फील्ड में आपने छोटा बार मैग्नेट रखा हुआ है, साइन थीटा, और जिस एंगल पे आपने रखा हुआ है, अगर ये आपने एंगल पे रखा हुआ है तो ये वाला स्मॉल जो मैग्नेट है वो ये इतना टॉर्क जो है ना वो उसको करेगा, फील करेगा। L is the distance between poles, theta is the angle between direction of a magnetic field, and the axis between the poles. Actually, this theta, जिसको आप sin theta में यहाँ पे जो है ना वो शो कर रहे हो। Now this torque will rotate magnet clockwise, and from L and theta we can determine the field strength. तो ये इज अ काइंड ऑफ, यूं कह सकते हैं कि एक छोटा सा प्रॉब है, और ये जो डिफरेंट, ये जो एच, कैपिटल एच है, ये किसी और मैग्नेट की फील्ड है, तो इस फील्ड की स्ट्रेंथ को डिटरमिन करने के लिए आपने ये छोटा सा जो है ना प्रॉब इसमें रखा, और इस टॉर्क की वैल्यू से इस एंगल, जिस एंगल पे रखा, और जितना टार्क उसने जो है ना वो गेन किया इन द प्रेजेंस ऑफ दिस फील्ड, उससे आप जो है ना मैग्नेटिक जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसको आप डिटरमिन कर सकते हो। Now, if the axis of the bar magnet is parallel to a uniform field, no force will act on it. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाला जो बार मैग्नेट है, इसको अगर हम इस फील्ड के पैरेलल रख लें, तो इसका मतलब ये है कि इस पे कोई फोर्स जो है ना वो एक्ट नहीं करेगी, और इसका अगेन आप ये कह सकते हो कि क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव पोल इक्वली एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और एज अ रिजल्ट नो टॉर्क विल बी फेल्ट बाय दिस स्मॉल बार मैग्नेट, जिसको आपने फील्ड में रखा हुआ है, because the dipolar nature, combined action of the two poles, any force produced by the magnet in the field. अब आप ये कह सकते हैं कि जो combined action है of the two pole, वो डिपेंड करता है, वो कहते हैं कि any force produced by the magnet in a field इज इक्वल टू एम एल, इसको आप मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हो या मैकेनिकल मूवमेंट आप इसको कहते हो, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है कि एम जो कि स्ट्रेंथ ऑफ द पोल है, जितना ये अच्छा पोल स्ट्रेंथ इसकी होगी, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उनको मल्टीप्लाई करके एम इंटू एल, इसको आप मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव एंड या नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ दोज पोल्स, इसको आप मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। Now to express as material characteristics this magnetic moment per unit volume, so we can express magnetic moment per unit volume, and we call it as magnetization or magnetic polarization. तो हम इसको magnetization या magnetic polarization कहते हैं। तो इसको मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू अगेन एम एल, जिसको जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, और उसको पर यूनिट वॉल्यूम जब आप लेंगे, और इस एम एल की जो क्वांटिटी है, एम द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल, एंड एल इज द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पोल्स,
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इस m मल्टीप्लाइड बाय l को आप म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को आप म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नाउ टू अवॉइड टेम्परेचर इफेक्ट्स जिसमें डेंसिटी वेरिएशन होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर, किसी भी आपने मेजरमेंट कर रहे होते हो मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो उसको आप क्या करते हो, आप मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम नहीं लेते, आप मैग्नेटिक मूवमेंट पर ग्राम लेते हो, ठीक है, मूवमेंट पर ग्राम इन ऑर्डर टू अवॉइड डेंसिटी वेरिएशन विद टेम्परेचर्स। तो इसको आप फिर अगेन सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन या सिंपल मैग्नेटाइजेशन कहते हो, मैग्नेटिक पोलराइजेशन कहते हो, लेकिन ये होता है मूवमेंट पर ग्राम। And corresponding unit in volume is obtained again by simply multiplied by ये जो सिग्मा की वैल्यू है इसको आप मल्टीप्लाई करते हो विद डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल, तो आपको वैल्यू मिल जाती है इन मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। m इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ, जो मैग्नेटाइजेशन है, अब मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M की हम बात कर रहे हैं, magnetization is also equal to number of poles per cross sectional area। फॉर एग्जांपल एक एरिया है, उसके जो है ना आप उसमें नंबर ऑफ पोल्स को भी आप डिटरमिन करते हो थ्रू मैग्नेटाइजेशन। फॉर एग्जांपल आप एम एल जो कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम है, एंड वॉल्यूम फॉर एग्जांपल पर क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया आप ले लेते हो जो इंटू इंटू एल, जो कि डिस्टेंस जितने डिस्टेंस को आप कवर करते हो, तो ये एल कैंसिल हो जाता है, ये इस वाले एल से, और एम ओवर ए आपके पास या मूवमेंट पर यूनिट एरिया आपके पास आ जाता है, या पोल स्ट्रेंथ आपके पास आ जाती है, नंबर ऑफ पोल्स पर यूनिट एरिया आपके पास आ जाता है। अब इस पे लोग ने उस वक्त सर्च किया कि जो मैग्नेटिज्म के फिनोमिना है ये बेसिकली होता किस तरीके से है और किस वजह से होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे भी कुछ हमारे पास थ्योरी सामने आई, जिसमें कहा गया कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स एंड द करंट इन वायर्स, कि अगर एक फॉर एग्जांपल एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट पड़ा हुआ है और उससे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो ओरिजिनेट हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो उस लाइंस को क्रिएट कर रहा है, और उन लाइंस में अगर आप लूप ऑफ द वायर को जो है ना वाइब्रेट करोगे, तो उस लूप ऑफ द वायर या कंडक्टिंग वायर में जो है ना वो करंट जनरेट होता है। इसी तरह आप यूँ कह सकते हो कि एक वायर में करंट पास हो रहा है, और उसके साथ आपने कोई कंपास रख ली, कंपास नीडल रख ली, तो वो डिफ्लेक्ट होती है ड्यू टू दैट करंट विच इज गोइंग थ्रू दैट वायर। तो ये भी एक रिलेशनशिप था बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स एंड करंट, तो लोगों ने कहा कि शायद ये करंट की वजह से होता हो। नाउ फेराडे फिर इन 1845 उसने एक क्लेम किया कि ऑल सब्सटेंसेस आर मैग्नेटिक टू सम एक्सटेंट। फिर एम्पेयर आया, उसने अपने जो है ना कहा कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर करंट इन एवरी मटेरियल, उसने कहा कि कुछ मॉलिक्यूलर करंट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिज्म इन दोज मटेरियल्स। और उसने कहा कि ईच एटम जो होता है दैट एक्ट एज ए परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि उस एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन की वजह से वो एक आप कह सकते हैं उसको, उसने कहा कि इट इज़ अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर करंट, और उन मॉलिक्यूलर करंट की वजह से जो है ना हमारे पास परमानेंट मैग्नेट जो है ना वो आप कह सकते हैं कि ओरिजिनेट होते हैं। इसी तरह एटॉमिक मैग्नेट्स, उसने कहा कि एटॉमिक मैग्नेट्स पॉइंट्स इन ऑल डायरेक्शन, बट इन द फील्ड आप कह सकते हैं कि जो एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं
जब उसने कहा कि एटॉमिक मैग्नेट से वो तो उनकी डायरेक्शन जो है ना वो अलाइनमेंट की वो रैंडम होती है, लेकिन जब उस पर फील्ड अप्लाई होती है तो दे टेंड टू अलाइन विद ईच अदर, तो वो एक ही डायरेक्शन में कोशिश करते हैं कि वो अलाइन हो जाए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड. Now the search for a source of these molecular currents के ये जो मॉलिक्यूलर करंट्स हैं लोग देख रहे थे कि किस वजह से होता है ये मॉलिक्यूलर करंट. तो जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई, यहाँ तक इस लेवल तक उसने सिर्फ वो कहा था कि एटम्स में जो है ना वो मॉलिक्यूलर करंट एटम्स की वजह से होता है, लेकिन जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जे थॉमसन ने जो डिस्कवरी की, उस वजह से फिर जो है ना लोगों ने कहा कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिज्म इन डिफरेंट मटेरियल. फिर उसके बाद बहुत थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म आई, जिसने एक यूनिट दिया या उसको एक वैल्यू दी जिसको आप बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं, जो कि बेसिक यूनिट है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की. नाउ एक हमारे पास इक्वेशन है कि मैग्नेटिक मूवमेंट रिजल्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स, क्योंकि बोर ने कहा कि क्वांटम मैकेनिकली जो है ना वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में जो है ना वो मूवमेंट करते हैं, और उस एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो कि ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, उसकी वजह से हमारे पास जो एक इक्वेशन है दैट इज ई पी ओवर 2 mc. फिर क्वांटम मैकेनिकली ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, पी टोटल एंगुलर मोमेंटम है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और सी स्पीड ऑफ लाइट है. इसी तरह बोहर थ्योरी ऑर्बिटल जब बोहर थ्योरी की वजह से हम देखते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, जिसमें जिसको आप एच ओ टू पाई कहते हो, जो मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम, उसको एच डिवाइडेड बाई 2 पाई से आप डिनोट करते हो, तो ई ओवरऑल ये जो बोहर मैग्नेट्रॉन या मैग्नेटिक मूवमेंट की इक्वेशन है वो ई एच ओवर 4 पाई mc, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है. और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई, दिस इज एक्चुअली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी इज द स्पीड ऑफ द लाइट. तो इन सारों की वैल्यू, जब कांस्टेंट की वैल्यू आप पुट करते हो, तो आपके पास 1 बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आती है, दैट इज जिसको आप म्यू ये सबस्क्रिप्ट बी से आप रिप्रेजेंट करते हो, और 9.27 10⁻⁻21 पर ऑस्टेट हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है. अब आप यूं समझ लें कि ये एक इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है दैट इज इक्वल टू 1 बोहर मैग्नेट्रॉन. तो और ये मैग्नेटिज्म जो ओरिजिनेट होती है किसी भी मटेरियल में, वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की, वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है उन्हीं की वजह से होती है. Again, magnetic moment of single electron is set equal to 1 Bohr magnetron. जैसे अगर मैंगनीज आयन है हमारे पास 2+ आयन है, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें 1s2 2s2 करके, तो आपके पास जो आउटर मोस्ट शेल में इस आयन के लिए जो इलेक्ट्रॉन आपके पास बचेंगे दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास डी ऑर्बिटल में होंगे, और वो सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं. तो आप कह सकते हो कि एक सिंगल मैंगनीज आयन की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज 5 बोहर मैग्नेट्रॉन. इसी तरह आयरन +3 के केस में आपके पास अगेन 5 बोहर मैग्नेट्रॉन, आपके पास इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है एक आयन की, एक सिंगल आयन की, क्योंकि हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका एक आप उसको कह सकते हो कि मैग्नेटिक मूवमेंट 1 है. अब ये देख लें कि आयरन मेटल के केस में जो आयरन एटम है, जो प्योर एटम है, तो उसके केस में आप यूँ देख लें कि यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आयरन एटम की कितनी बोहर मैग्नेट्रॉन इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो आप कहेंगे कि हमारे पास 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कहते हैं कि 4 बोहर मैग्नेट्रॉन
इस आयरन एटम की जो है ना आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है। इसी तरह जब आयरन प्लस 3 की आप बात करते हो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आप कह सकते हैं कि जब ये आयनाइज होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल आपके पास ये डी ऑर्बिटल में रह जाता है और उसमें हर एक ऑर्बिटल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप कहते हो कि आयरन प्लस 3 की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 1 2 3 4 5 5 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल की बेसिक मैग्नेटिक यूनिट की आप बात करते हो तो आप कहते हो कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एटम में, किसी भी मटेरियल में, तो आप उस मटेरियल की मैग्नेटिक मूवमेंट उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की इक्वल होगी। अगेन रूल्स फॉर फिलिंग, आप किसी भी आयन की मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी आयन की बाय फिलिंग जो पाउली अबो प्रिंसिपल है और एक्सक्लूजन का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंगली जब आप फिलिंग करते हो इन एनी एटम तो आप उसी के अकॉर्डिंगली आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास आते हैं तो आप कह सकते हो कि उस आयन की मैग्नेटिक मूवमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। वो किसी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की आप फाइंड आउट कर सकते हो थ्रू दीज रूल्स। ऑल्दो कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल में जब आप मैग्नेटिक मूवमेंट की कैलकुलेशन कर रहे होते हो थ्योरेटिकली तो उसमें थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है क्योंकि समटाइम्स बॉन्डिंग में वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं टुवर्ड्स दी अनदर एटम या एलिमेंट, तो उसमें आप थोड़ी सी केयर करते हो तो आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं, वो आया अनपेयर्ड है या वो पेयर्ड है। ठीक है, उस बेस पे आप डिफाइन करते हो कि मैग्नेटिक जो कंपाउंड है आपका वो मैग्नेट होगा या नॉन मैग्नेटिक होगा या कौन सी वो टाइप होगी मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिक मटेरियल्स को जब आप क्लासिफाई करने की बात करते हो तो आप कहते हो कि they can be classified on the basis of magnetic response. The magnetic materials are classified based on response to applied magnetic field कि आप कोई बहुत बड़ा मैग्नेट लेके वो किसी मटेरियल के करीब जब लाते हो तो इसका मतलब यह है कि आप उस मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में आप कहते हो कि आपके पास 5 क्लासेस हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की, एक डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरो मैग्नेटिक है, एंटी फेरो मैग्नेटिक है और फेरी मैग्नेटिक है। सेकंड, मैग्नेटिक ऑर्डरिंग की बेस पे भी आप कहते हो कि मैग्नेटिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स मैग्नेटिक ऑर्डरिंग के बेस पे। एक ग्रुप ए है और दूसरा हमारे पास ग्रुप बी है। ना ग्रुप ए जो है उसमें नो इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल मैग्नेटिक मूवमेंट के ग्रुप ए में आपको कोई ऑर्डरिंग नहीं होती और हर एक मैग्नेटिक फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ 10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल में हैं तो वो 10 के 10 जो है ना वो आपस में कोई इंटरेक्ट नहीं करते, वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं या वो पेयर्ड अप होते हैं। अगर वो सिंगल हैं तो वो रैंडमली हैं, वो आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं करते। तो ये ग्रुप ए है आपके पास। ग्रुप बी है आपके पास कि मैग्नेटिक मूवमेंट्स कपल्ड विद वन अनदर एंड फॉर्म मैग्नेटिकली ऑर्डर स्टेट कि वो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या मतलब है कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करके एक एक ऑर्डर में आ जाते हैं और उसी बेस पे आप उसको डिवाइड करते हो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो 5 क्लासेस हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरो, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक, इस ग्रुप ए में आपके पास डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक आएंगे और ग्रुप बी में आपके पास ये तीनों फेरो, एंटी फेरो मैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक जो है ना आपके पास मटेरियल आ सकते हैं। सबसे पहले अगर डायमैग्नेटिक की बात करें तो इसमें तो मैंने शो नहीं किया कि आल जो है ना वो कपल्ड होते हैं सारे के सारे, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता
और दीज मटेरियल्स आर रिपेल। जब इस पे फील्ड अप्लाई करते हो आप, इनकी मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव में होती है। ये मैग्नेट्स जब इनके करीब आप लाते हो तो ये रिपेल करते हैं। एग्जांपल आपके पास सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और गैलियम आर्सेनिक है, या गैलियम नाइट्राइड है आपके पास। तो इसी तरह बहुत सी एग्जांपल आपके पास और भी मिल सकती हैं जो आपकी डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रैंडम होती हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो ये रैंडमली या रैंडम डायरेक्शन में ये पॉइंट आउट होती हैं। लेकिन जब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, इस मटेरियल के करीब को बड़ा मैग्नेट लाते हो, तो ये टेंड टू डायरेक्ट अलोंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक छोटी सी ससेप्टिबिलिटी या मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब आप वो मैग्नेट उस मटेरियल से हटा देते हो तो ये अगेन जो है ना वो नॉन मैग्नेटिक शो करते हैं या रैंडमनेस शो करते हैं। इसको आप पैरामैग्नेटिक कंपाउंड बोलते हो। इसमें कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं आपके पास, है कुछ एक्टिनाइड्स हैं जो कि पैरामैग्नेटिक आपके पास हो सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स हैं आपके पास। तो फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक मूवमेंट हैं, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है उनकी, और वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो जब आप इस मटेरियल पे फील्ड अप्लाई करते हो तो ये कोशिश करते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करते हैं। वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं बाय दी अदर मैग्नेट। वो बड़ा मैग्नेट इसके करीब जब आप लाते हो तो ये सारे के सारे कोशिश करते हैं कि उसी फील्ड में अलाइन हो जाएं, और इसके बाद एक ख़ास हद तक की अलाइनमेंट होती है और फिर वो सैचुरेट हो जाते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि व्हाट इज दिस लाइन इंडिकेट, व्हाट डज दिस लाइन इंडिकेट। तो और ये लाइन किस वजह से होती है और ये कैसे आता है हमारे पास जब हम लूप्स की बात करेंगे। फेरोमैग्नेटिक में आयरन है आपके पास, कोबाल्ट है, निकल है। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके पास। फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक में ये होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मैग्नेटिक मूवमेंट वो डाउनवर्ड हैं। लेकिन वो जैसे वो होता है ना कि दो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन अगर हो तो वो एंटी पैरेलल हो जाते हैं, ये वो वाला चक्कर नहीं है। ये दूर दूर पड़े हुए हैं, लेकिन वो इस किस्म के उन्होंने अपने आप को ऑर्डर किया हुआ है कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ना वो आपके पास वो ज़ीरो आ जाती है। ठीक है, वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे की मैग्नेटिक मूवमेंट को। तो ये स्मॉल मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं, लेकिन समहाउ इसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर जो है ना वो पाया जाता है। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल आपके पास हैं जिसमें कुछ फॉर एग्जांपल अपवर्ड डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल 10 जो मैग्नेटिक मूवमेंट हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, 5 जो है ना उनमें से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। तो रिजल्टेंट एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होती है और दूसरी डायरेक्शन में कम होती है रिजल्ट में। कुछ वो कैंसिल कर जाते हैं, कुछ रिजल्टेंट हमारे पास रिमेन होते हैं। अ, तो आप इसमें जब फील्ड अप्लाई करते हो तो ये भी स्मॉल रिस्पॉन्स जो है ना हमारे पास शो करता है। तो जितने भी फेराइट मटेरियल्स हैं आपके पास, आगे हम चल के देखेंगे कि डब्ल्यू टाइप हेक्सा फेराइट्स, तो ये फेरी मैग्नेटिक इन नेचर हैं। और इनको हम फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे स्टडी करेंगे, फिर हम इसको कैसे डोप करके हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करते हैं, या किस वजह से ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो कैसे कम होती है, डिटोरिएट होती हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, फिर जैसे मैग्नेटिक ऑर्डरिंग में मैंने आपसे बात की कि हमारे पास कुछ एक्सचेंज इंटरेक्शंस होती हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ किसी भी मटेरियल में वो अपने आप को ऑर्डर में लाते हैं। ठीक है, किसी एक खास जो है ना वो डायरेक्शन में वो पॉइंट आउट होते हैं। Magnetism occurs in these materials because the magnetic moments couple to one another and form magnetically ordered states. तो magnetically ordered state की formation होती है
The coupling, which is quantum mechanical in nature, is known as exchange interaction. इसको हम एक्सचेंज इंटरेक्शन कहते हैं, जो कपलिंग दो मूवमेंट, दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है, दो मैग्नेटिक मूवमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है उनके दरमियान जो होती है, उसको आप कपलिंग कहते हैं, एक्सचेंज इंटरेक्शन कहते हैं। Now the nature and magnitude of exchange interactions between neighboring magnetic ions determine how the individual movement will align and will force the magnetic moment to align either parallel or anti-parallel to its neighbor. तो ये अरेंजमेंट या एक्सचेंज इंटरेक्शन की वजह से होता है कि दो मूवमेंट आपस में या दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट वो कैसे अलाइनमेंट करते हैं। और the three types of exchange interactions are found up till now. The first one is the direct exchange interaction between movements that are close enough to have sufficient overlap of wave function. When atoms close together, Coulombic interactions minimize negative exchange. इसको आप negative exchange कहते हो। मैग्नेटिक की जो लैंग्वेज है मैग्नेटिज्म में, उसको आप इसको नेगेटिव एक्सचेंज कहते हो कि दो जो एटम्स हैं वो एक दूसरे कितने करीब हो गए हैं, तो उसके जो आउटर मोस्ट जो कि अगर फॉर एग्जांपल इस ये सिंगल होता और ये एटम भी सिंगल होता, तो इसका आउटर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब ये करीब आते हैं तो वो एक दूसरे के वो एंटी अलाइनमेंट वो कर लेते हैं, जो कि एक प्रिंसिपल के थ्रू होता है कि एक ही स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका वेव फंक्शन जो है ना वो ओवरलैप हो रहा होता है, तो एक ही स्टेट में दो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिजाइड नहीं करते, तो एक दूसरे के ये ऑर्डर में आ जाते हैं एंटी अलाइनमेंट करके। In this case electron must have opposite spin and इसको हम एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑर्डर कहते हैं। रिमेंबर कि एक बॉन्ड नहीं है, अब बॉन्ड हो भी सकता है, नेचर ऑफ द क्रिस्टल ऐसा है कि इसमें ये एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑर्डर हम इसको कहते हैं, जिसको आप डायरेक्ट एक्सचेंज कहते हैं। नाउ इफ द एटम्स आर फार अपार्ट, एक दूसरे से ये एटम्स बहुत दूर हैं, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स या ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इस एटम का और इस एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट वो आपस में पॉजिटिव एक्सचेंज इंटरेक्शन कहेंगे। तो इसको आप फेरोमैग्नेटिक के ये वो जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर है। एक एटम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ, तो एक दूसरे से काफ़ी, लेकिन उनमें जो होगा वो अपने आप को काइंड ऑफ ऑर्डर में करेंगे और एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे वो, इसको आप पॉजिटिव एक्सचेंज कहते हो। और ये वीक काइंड ऑफ वीक एक्सचेंज होता है, जो फील्ड की इलेक्ट्रॉन जो फील्ड जनरेट करते हैं उसकी वजह से वो होता है। सेकंड आपके पास आ जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सचेंज। तो indirect exchange, it is a couples movement over atoms couples movement over relatively large distance via conduction electron, common in metals where there is no direct overlap between neighboring magnetic electrons. अब फॉर एग्जांपल इसमें ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल ये अगर इस एक एटम को हम कंसिडर कर लें और इसमें ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं इसके करीब से जब वो मूवमेंट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर फॉर एग्जांपल वो उसकी स्पिन जो इलेक्ट्रॉन भी इस डायरेक्शन में है, अगर जब वो इसके करीब आएगा तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन है ये अपोजिट हो जाएगा, या वो जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो इसके अपोजिट या एंटी पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कहते हो इनडायरेक्ट एक्सचेंज इंटरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन करीब से पास होते हैं उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है। थर्ड पे आपके पास सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन है। Interaction between movements that are too far apart to couple via direct exchange between the cations and anions. इसमें ये होता है कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो कपलिंग होती है स्ट्रॉन्गेस्ट, या इंटरेक्शन जो होती है वर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, और 90 डिग्री पे जो है ना वो वीकेस्ट होती है। अब जो फेराइट की एग्जांपल है हमारे पास, जो आगे चल के हम देखेंगे भी, तो उसमें ये वाली इंटरेक्शन फॉर एग्जांपल ए ओ बी
ए एक मेटल आयन है, ओ ऑक्सीजन आयन है और बी एक सेकंड मेटल आयन है जो कि मैग्नेटिक आयन है। इसके दरमियान जो एंगल होता है ए ओ बी, ए टेट्राहेड्रल साइड, बी इज प्रेजेंट ऑन द ऑक्टाहेड्रल साइड, मेटल प्रेजेंट ऑन ऑक्टाहेड्रल साइड। तो इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो 125 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर एक सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन होती है बी ओ बी जो कि 90 डिग्री पे है और ए ओ ए जो कि 79 डिग्री पे है। तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे बड़ा एंगल ये है। जैसे 180 डिग्री पे अगर ये होता ए ओ बी तो इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती। तो हमारे पास फेराइड में भी ये वाला जो सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन है बिटवीन कैट आयंस थ्रू एन आयन, ऑक्सीजन जो है ना वो आपका एन आयन है। तो इसके दरमियान इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को जो है ना वो अलाइन करते हैं। अब लेट्स से कि ये एक है जो ए साइड पे है आयरन और ये एक जो रेयर अर्थ आयन, आप कोई भी +3 आयन ले सकते हो, वो आयरन ही हो सकता है, वो है यहाँ पे बी साइड पे और ये हमारे पास दरमियान में ऑक्सीजन है। तो ये इसके थ्रू जो है ना वो एक्सचेंज सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन करता है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होगा एक, अगर यहाँ पे ओ नेगेटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होगा वो अपर डायरेक्शन में होगा उसके अगेंस्ट ये पैरेलल। तो ये इसको आप सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन कहते हो जो थ्रू ऑक्सीजन आयन हो रहा होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो फेराइट मटेरियल्स हैं आपके वहाँ पे सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन ही होती हैं। अच्छा, तो हमने देख लिया कि किसी भी मटेरियल में जो मेन रोल प्ले करता है मैग्नेटिज्म में वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब फॉर एग्जांपल बहुत से एटम्स आपस में मिल के एक बहुत से बड़ा एक यूनिट सेल बना लेते हैं और उसमें वो सारे सारे वो एटम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो अपने आप को अलाइन करेंगे। फिर मैं आपको सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन का भी बता दिया अकॉर्डिंगली। अब लेट्स से कि और उसी वजह से हमारे पास रिजल्टेंट जो है ना वो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है एज ए होल। अगर लेट्स से कि एक एटम है, अ, उसका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है और वो काफ़ी ज़्यादा एटम जब मिल के वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, जिसको आप फेरोमैग्नेटिक अलाइनमेंट कहते हो, तो वो रिजल्टेंट जो है ना वो मैग्नेटिक मूवमेंट वो काउंट करके, अगर 10 वो एटम्स एक ही डायरेक्शन में हुए और हर एक एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो 10 बोहर मैग्नेट्रॉन उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगी, जब तक कि वो सेम डायरेक्शन में है। अब आपके पास हर एक मटेरियल में कुछ डोमेन्स होते हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि ये इसको अगर हम ये जो स्क्वायर हैं इस मटेरियल में, इस स्क्वायर को एक एक एटम हम तस्वर कर लें, ठीक है। और हर एक फॉर एग्जांपल नॉर्थ एंड साउथ पोल इसमें बन सकते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल इसमें बन सकते हैं। तो ये एक, ये जो एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट हुआ है ये एक टाइनी मैग्नेट है, इसका अपना नॉर्थ एंड साउथ पोल है। तो अगर मैंने ये मटेरियल लैब में मेरे पास पड़ा हुआ है तो ये रैंडम डायरेक्शन में है, ये देखें, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये नीचे की तरफ डायरेक्शन में है। तो ये स्क्वायर जो 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 एरो है उनकी पॉइंटिंग जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो रैंडम डायरेक्शन में है। हम इस मटेरियल को कहेंगे कि ये अनमैग्नेटाइज्ड है। ये क्या है? अनमैग्नेटाइज्ड है ये मटेरियल। अच्छा, अब हमने इस पे फील्ड अप्लाई की, या आप यूँ समझ लें कि कोई बहुत बड़ा मैग्नेट आपने लाया और इसके करीब ले आए वो मैग्नेट को, इसका मतलब ये है कि उस पे आपने एक फील्ड अप्लाई कर ली। अब क्या हो गया कि उसमें कुछ अलाइनमेंट शुरू होगी, इन जो पॉइंटिंग है किसी रैंडम डायरेक्शन में, यहाँ पे उस फील्ड के अकॉर्डिंगली वो पॉइंट होना शुरू होगी और उसमें से काफ़ी ज़्यादा कोशिश उसने की है। फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में आपने फील्ड अप्लाई की है तो ये सारे के सारे उस कोशिश करेंगे कि उस डायरेक्शन में वो अलाइन हो। अच्छा, अब
क्या होता है कि आप इसको जब इस मटेरियल को बहुत ज़्यादा फील्ड दे देते हो तो इस सारे के सारे जो जो मूवमेंट हैं वो उसी एक डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो फील्ड जा रही है उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि मटेरियल्स आर नाउ सैचुरेटेड। इससे ज़्यादा अगर नो मैटर कितनी ज़्यादा भी आप फील्ड दे दो तो ये अलाइनमेंट इनकी इतनी ही रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि ये एक राइट के पास फिगर है, इसको आप डोमेन वॉल कहते हैं। डोमेन वॉल एक होता है कि आपके पास लेट्स से कि एक मटेरियल है, उसमें कुछ पोर्शन उसके ये हैं कि वो एक डायरेक्शन में अलाइन, जैसे ये है। ठीक है। ये ये आप इसको जब इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको आप एक डोमेन कहोगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये जो सारे स्क्वायर हैं ये इस डायरेक्शन में पॉइंटेड हैं, तो आप इसको एक डोमेन कहोगे। दूसरा, ये वाला डायरेक्शन जो है इस पोर्शन का जो डायरेक्शन है पॉइंट्स का वो इस डायरेक्शन में, तो इसको सेकंड डोमेन। तो मैं अगर काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 डोमेन मैं इसमें काउंट कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द मटेरियल जो है ना वो सम डायरेक्शन में वो पॉइंट होता है। अब ये तो एक पिक्टोरियल फिगर था जो डिफरेंट डोमेन, फिर वो सारे के सारे डोमेन सब ये इस फिगर में अगर देखें सेचुरेशन जहाँ पे हो रही है वो सारे के सारे डोमेन पॉइंट हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फील्ड है। लेकिन ये वाला और ये वाला आप इसको देखें, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है। इसमें क्लियर है कि एक डोमेन एक ही मटेरियल है, जाहिर है उसमें वो कुछ एक डायरेक्शन में वो पॉइंट हो रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो वो साथ में जो दूसरा डोमेन पड़ा हुआ है उसमें वो क्या होता है कि वो पार जब वो चेंज ओवर करता है स्पिन एक डोमेन से दूसरी डोमेन में, यार वो इंटरेक्शन हो रही होती है, तो जिस जगह पे ये डायरेक्शन चेंज हो रही होती है एक डोमेन से दूसरे डोमेन में मूव करने के लिए, इसको आप डोमेन वॉल्व कहते हो। डोमेन वॉल इसको कहते हो। कि ये एक दीवार है जहाँ पे ये स्मूथली वो जो है ना वो ओरिएंट होके तो दूसरी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे डोमेन सिंगल डायरेक्शन में हैं, जबकि यहाँ पे कुछ डोमेन इस डायरेक्शन में है कुछ इसमें है, तो ये चार पांच डोमेन जब आप, तो ये एक मटेरियल में बहुत सारे डोमेन्स हो सकते हैं और उन डोमेन्स की अकॉर्डिंगली आप जो है ना वो डायरेक्शन चेंज करते हो बाय एप्लीकेशन ऑफ फील्ड। ये हमारे पास वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर है। अभी लेक्चर शायद लंबा हो गया तो इसको फिर हम नेक्स्ट टाइम करते हैं, या अभी आपके क्वेश्चन आंसर से हम ऑनवर्ड इसको जो है ना कंटिन्यू कर भी सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन एंड आंसर।